बताना चाहेंगे? मेरा नाम है केदारनाथ बब्बर के हिंदुस्तान 100 वर्ष से ऊपर पुराना हो गया है और हर रोज मकान गिरते हैं, हर साल आदमी मरते हैं, लेकिन इसके लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। और मेरे को इस कदम को उठाए हुए करीब 1982 से लिख रहा हूँ और आज तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया सिवाय एक अपना मेट्रो के। मेट्रो भी शायद बीजेपी में ने आके शुरू करी थी, उससे पहले कांग्रेस ने तो सोचा भी नहीं कि कोई काम करना है। इसलिए आप सब लोग जैसे मैं करता हूँ आप भी करो, आप भी अच्छे जगह रह सकते हो, स्लम में क्यों रह रहे हो? और पुरानी दिल्ली है, सब जगह भरी है, सब देखो इंसानियत, आपके बच्चों की जिंदगी है, ये तो एक स्लम में रहने का रास्ता बना हुआ है। यानी कि सर स्लम के बारे में आप जो बता रहे हैं, मैं स्लम के बारे में बताना चाहूंगा, साथ साथ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के ऊपर बात करेंगे, कई सारे मुद्दों के ऊपर बात सर करते हैं। स्लम एरिया जहां तक दिल्ली में पनपी हुई है और पनप रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना डेमोलेशन होता है, ना उसके पास, ना उन लोगों को बढ़िया तरीके से उस जगह पे थैथान किया जाता है। सर सरकार की इसमें बहुत बड़ी कमी तो दिखाई दे रही है, मगर फिर लोग जो आ रहे हैं, लोग तो चाह रहे हैं ना दिल्ली में किसी भी तरीके से बस जाएं, तो वो बसते हुए चले जा रहे हैं। अब सरकार के ऊपर आप ये बात करें एक बार। देखो सरकार जो है ना तो किसी कांग्रेस ने, ना आपने, ना बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है और ना कोई करना चाहते हैं। बीजेपी ने बहुत काम करा है, सड़कें बनाने का, पुल बनाने का और मेट्रो बनाने का और इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाने का, लेकिन ये सारे मुद्दे अलग हैं। अगर इंसान काम करता है तो काम करने वाले को रहने की जगह भी अच्छी चाहिए, चाहे वो एक कमरा हो, 2 हो, 3 हो, साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ क्या है, करोड़पति अरबपति दरीबे में रहते हैं, चांदनी चौक में रहते हैं, गांधीनगर में रहते हैं। देखो जंगली जानवर से भी बदतर उनकी जिंदगी है। ये तो इंसानियत थोड़ी है। हर रोज सुनते हो वो 3 मकान गिर गए जी, आदमी मर गए जी, जैसे आदमी ना हो भेड़ बकरी हो गई जी। ये तो इंसानियत नहीं है गवर्नमेंट की। ठीक है मान लिया। अब मेरे को इस बिंदु पे बात करें आजादी के। देखिए दोस्तों, अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आजादी को होते हुए 78 साल हो गए। आज के नेता सभी, रूलिंग पार्टी के हो चाहे अपोजिशन पार्टी के हो, नाली बना देंगे, सड़क बना देंगे, बिजली ले आएंगे, ये कर देंगे, छोटे मोटे काम को गिनाते हैं। इस मुद्दे के ऊपर वो लोग चुनाव लड़के निकल जाते हैं, आप लोग वोट भी देते हो। ये क्या सर, ये कोई रहम है क्या? ये देश का खजाना है, देश का पैसा है। जो भी नेता कुर्सी पर आते हैं उनको विधिवत तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें बनाना हो, नालियां ठीक करना हो, कोई शहर अगर क्लमजी हो रहा है, जाम सा हो रहा है या बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही है, उस पर रिकंस्ट्रक्शन करने का काम हो, तो नेताओं की जब नीयत ठीक नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहां से होगा सर? ये आपने जो पूछा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि ना पिछले 5 साल को नाली बनी है, ना कोई सड़क बनी है, ना कोई नाले बने हैं। और मेरे पास 10 साल का रिकॉर्ड है, 9 साल का। आप आदमियों को लिख के, चिट्ठी लिख के, रजिस्ट्री ऑनलाइन भी प्रधानमंत्री के जो क्या होता है, प्रधानमंत्री का कार्यालय, ऑफिस, पीएम ऑफिस, उनके ऑफिस में भी पेंडिंग है केस, एलजी का पेंडिंग है। सब क्या करते हैं, देखो चोरी 15 दिन निकल जाते हैं, 20 दिन निकल जाते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। मैं भी ढीठ हो गया हूँ, मैं भी 15 दिन बाद एक और अपनी कंप्लेंट ठोक देता हूँ। बिल्कुल सही करते हैं सर। मैं ये कोई इंसान नहीं है, जानवर बन गया। आप ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अच्छा आगे तो मेरे को बोलने दीजिए। ये तो ऑफिशियल बात है, अनऑफिशियल क्या हो रहा है, मैं ना 2-3 जेई को जानता हूँ, वो पूरा एरिया की सफाई के बिल, अपना ये सड़कें साफ करी, ये नाले बनाए, नकली बिल बना के वो गवर्नमेंट से पैसा लेके खा जाते हैं। ये कोई कर्म है जिनके? ये तो बेशर्म है। इन बेशर्मी को थोड़ा दूर करो। अच्छा, अब दिल्ली की ये सर ने एक मुद्दा सफाई के मुद्दे पे ले आते हैं।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, यानी कि जितने बाहर है, सम से लेके सोमवार से लेके संडे बाजार तक हर जगह बाजारें लगती हैं। सर ये जो बाजारें लगती हैं अतिक्रमण करके लगाई जाती हैं, सड़कों पर लगाई जाती हैं, मेन रोड जाम रहता है, क्राउडेड हो जाती है चीजें, ये सब कैसे पनप रही है? इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? इनके पीछे सारा पैसा खाने वाले हैं एमसीडी और दिल्ली पुलिस, इंक्लूडिंग पुलिस कमिश्नर विकास। जो ये कहते हैं पुलिस वाले, हम तो एमसीडी ने परमिशन है, मैंने कितनी बारी बोला परमिशन दिखाओ, कोई परमिशन देने को तैयार नहीं है। और जब पैसे की बात पूछता हूँ बाहर रेडी वालों से, वो कहता है कोई छोटी रेडी वाला 500 देता है, बड़ी वाला 1000, फिर 1500, इस तरह से मंथली बंधा हुआ है। मंथली नहीं, अच्छा। जिस दिन जो जौन से बाजार में लगे उस दिन के पैसे हैं ये। अच्छा, हाँ, ये मंथली नहीं है, ये उसी दिन के पैसे हैं। हर बाजार से इतनी कलेक्शन होती है सेम डे। क्या? तो अब आप सुनिए, मैं हूँ बीमार इंसान, मेरी उम्र 82 है, हार्ट पेशेंट हूँ, बीपी है, और मुझे पता नहीं किस दिन मर जाना है, क्योंकि सांस भी बहुत चढ़ता है। तो मैं पिछले लास्ट वीक गोविंदपुरी से निकला, मुझे गाड़ी मेरी उल्टी गलत मुड़ गई, वो बुद्ध बाजार में घुस गई। आप यकीन मानना, मैं यहाँ से सैनिक फार्म जाता हूँ ओखले से, मेरे को पहले लगता है जहाँ 15 मिनट की जगह 1.5 घंटा, उस दिन मेरे को 3.5 घंटे लगे। और वो भी तब लगे जब मैंने सैकड़ों बारी 112 नंबर पे फोन करा, कंप्लेन करी। अगर मैं मर जाता, वो मेरे पास शुगर है, कभी मैं बता दूं, हाई होती है, मैं जोड़ देता हूँ, तो ये कोई इंसानियत थोड़ी है। एक मेरे पीछे उस दिन ये क्या होती है, तो उन्हें वैन आती है ना, इसकी हॉस्पिटल वैन। अच्छा, एम्बुलेंस। हाँ, एम्बुलेंस ही मरीज को लेके जा रही थी, तो वो जा नहीं सकी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं 2.5 घंटे में निकली थी। तो वो पता नहीं बचा कि नहीं बचा। तो मैं क्या बोलूं, ये सरकार को शर्म नहीं है। ट्रैफिक हाँ, कुल मिला के दिल्ली की ट्रैफिक अरे समस्या। आप बात तो सुना जी, ट्रैफिक वाले जो है इतने गंदे गुंडे हो गए हैं कि ट्रैफिक का काम है सुबह शाम 2 घंटे खड़ा होना हर चौराहे पे। आप यकीन मानो किसी चौराहे पे होते ही नहीं है। और अगर आपको दोपहर को 2 बजे देखो तो ये मिलते हैं पैसे इकट्ठे करते हुए। ये क्या इंसानियत है? अच्छा, वहां पर एक भ्रष्टाचार मुझे समझ में आ रहा है, आप क्या समझते हैं बताइएगा। जो रोड पर अतिक्रमण जगह पर खड़े हुए हैं, रोड अगर 50 फीट की रोड है, एक कार की जो लंबाई होती है 15 से 20 फीट होती है, या 10 से 12 14 फीट होती है, छोटी बड़ी एसयूवीज बड़ी बड़ी होती है। ये जो तुगलकाबाद से लेके हमदर्द का जो रोड है, ये ओखला तक, ये सभी रोडों के ऊपर गाड़ियों का जमावड़ा है, और पुलिस की चुंगी वहां पर तारा अपार्टमेंट की रेड लाइट पर है। क्या ये रोज परिमाण में दिखाया जाता है कि भाई ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती है जैसे पार्किंग टाइप का? इसमें क्या आपको भ्रष्टाचार लगता है पुलिस के संज्ञान के? अरे मैं ना कम से कम 100 बार इसकी कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये तो खाली आप एक जगह बोल रहे हो। सारी दिल्ली में अब सड़कों के ऊपर गाड़ियां दोनों तरफ लेफ्ट राइट पार्क होती हैं, और जहाँ पर वीकली बाजार लगता है वहां पर गाड़ी में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे हल होगा? इसका हल तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियों वालों से भी पैसे लेते हैं। ये गाड़ी पार्क करनी है तो लोग को पुलिस पैसे इकट्ठे करती है। और मैं तो आपको ओखला फेज 1 और 2 में दिखा सकता हूँ, दोनों तरफ गाड़ियां पार्क है, कई सड़कों तो आप निकल ही नहीं सकते। उसके बाद रेडी पटरी वाले हैं, उसके बाद जो पटरी के ऊपर दुकानें हैं सीमेंट की, बदरपुर की, और इतनी गंदगी है। क्या ये हम इंसान है कि जानवर हैं? ये तो बताओ। बिल्कुल वही सवाल के साथ मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से एलजी, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी हमारे मंत्री हैं, या तो यहाँ तक आगे रहे या इनको सफाई करें। इसका हल एक ही है। अच्छा, अपनी कोठी पे क्यों रहे? वो कोठी मैं भी ले सकता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। मैं अपनी 2 बिल्डिंगें मेरी बिक गई इन बेवकूफों के चक्कर में है। मेरा प्लाट खाली नहीं हुआ, वो झुग्गियों ने इकट्ठा कर रखा है। कोई इंसानियत है जी? मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, ये कहते हैं प्रोडक्शन करो। कैसे प्रोडक्शन करें? वो प्रोडक्शन तो होगी जब पैसा होगा, पैसा तो मिलता नहीं है। और ऊपर से कोई बैंक वाले भी काम नहीं करते, ना पैसे देते हैं, और ब्याज दे दो
टैक्स दे दो, 1 करोड़ साल का मैं टैक्स देता हूँ, गवर्नमेंट 1 करोड़ से ज्यादा, 1.25 करोड़ थोड़ा है जी। एक इंसान, मैं बूढ़ा हो गया हूँ काम करते करते, मैं 1968 से 65 से काम कर रहा हूँ, आज मेरी उम्र 82 साल हो गई है और 2024 है। मैं आपको लोगों को कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी एंटरटेनमेंट नहीं करा, ना मेरे से हुआ है। हाँ, एंटरटेनमेंट कराया तो पॉलिटिशियन को कराया, कुछ कोई सरकारी आदमी कराया बिजनेस लेने के लिए, तो वो कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी होता है। इसलिए ये सिस्टम बदलो भाई साहब। सिस्टम बदलने की सर जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर सर एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। जिंदगी में आपने बहुत महापुरुषों को देखा होगा, रेवोल्यूशनर जैसे आंदोलनकारियों को देखा होगा, इतिहास में से कोई एक इंसान जो आपके दिल में बसा होगा, भाई वो इंसान बहुत बढ़िया इंसान था? सबसे अच्छा इंसान था वीपी सिंह। वीपी सिंह, उससे अच्छा कोई इंसान क्या उन्होंने इतने खास किया था? उन्होंने ये करा था, हमारा हिंदुस्तान में बहुत बड़ी चोर गुजारी थी। वो ये थी, एक कस्टम ड्यूटी 250% और इंपोर्ट लाइसेंस 150% प्रीमियम पे मिलता था माल इंपोर्ट करने के लिए, और ड्यूटी जो है कस्टम ड्यूटी 250% है। तो एक वीपी सिंह ने क्या करता था, हर महीने में अपना एक बिजनेसमैन को बुलाता था अपने यहाँ। अब तो कोई बुलाने का लायक ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है हम में नंगे हैं। तो उसने बुलाया तो सारे हिंदुस्तान से लोग एयर कंडीशनिंग ट्रेड में आए थे, और उसने बोला, जो मिस्टर घोष सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वीपी सिंह के साथ बैठा था, और उसने बोला जी एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन वाले, तो घोष कहता है ये तो सब चोर है जी, इनको मत बुलाओ। मैंने बोला चोर आप हो। वीपी सिंह को बोला मैंने ये वर्ड, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। और मैंने जैसे ही ये बात कही, सारे हिंदुस्तान के व्यापारी डर के भाग गए कि कहीं अरेस्ट न कर ले। लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन करा, फिर उन्होंने, मिस्टर वीपी सिंह वाज सो नाइस, 3 दिन की मीटिंग हुई नॉर्थ ब्लॉक में, और 250% से ड्यूटी कर दी 50%। ये किसी आज का तो मैं लिख लिख कर इवन प्रधानमंत्री को थक गया कि भैया तुम मीटिंग तो करा, तुम आते ही नहीं हो कहीं पर, ना तुम्हारा कोई मंत्री आता है। वो पीयूष गोयल बेड़ा कर करके जैम की सिस्टम बना के, जैम में 100 रुपए की चीज 200 रुपए बिकती है, और जो 100 रुपए वाला बेचने वाला है वो बेच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर ये कानून है कि जो मैन्युफैक्चरर है वही देगा, बाकी तो आदमी जिसका माल पड़ा वो दे नहीं सकते। मेरे पास अभी भी 30-40 लाख का ऐसा सामान पड़ा है जो मैं उनको दे सकता हूँ आधे रेट पे, लेकिन वो साले बिकने नहीं देते। नीति और सिस्टम से परेशान है, परेशान है, और सारा हिंदुस्तान परेशान है, मैं नहीं हूँ। बिल्कुल, आप अकेले बिजनेसमैन नहीं है, हजारों बिजनेसमैन आज की डेट में बात करें तो केदारनाथ बब्बर जिस प्रकार से यहाँ पर एक सिस्टम की कमी बता रहे हैं, और कमी होने के कारण आज उनके बिजनेस में काफी गिराव हुआ है और उनका नुकसान हुआ है, और आज वो परेशान है, दुखी हैं सिस्टम से। बहुत सारी दिक्कत है, मगर यहाँ पर एक इंसान का नाम इन्होंने बताया कि भाई हमारी सुनी गई थी, और वो वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो एक खुशी की बात है, चलो कुछ तो काम उन्होंने बिजनेसमैन के लिए किया था जिसके वजह से आज वो याद है। मगर यहाँ पर सर नियत की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश दुनिया में जिस प्रकार से पैसा इकट्ठा करना, भ्रष्टाचार के जरिए पैसा इकट्ठा करना, एक दूसरे को झूठ बोल के जिस तरीके से पैसा इकट्ठा करना, या तो शक्ति का दबाव डाल के पैसा इकट्ठा करना, तो जब हर डिपार्टमेंट में आपको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, परिवहन विभाग में आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, बिजनेस सेगमेंट में उस टाइम पे उसमें कोई सुन नहीं रहा है या नीति खराब है, वहीं डेवलपमेंट की बात करें, दिल्ली से लेके पूरे इंडिया में परेशानी है। पुलिया बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, वो 1-2 महीने के अंदर वो ढह जाते हैं। रोड बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, उसमें गड्ढे खड्डे दिखाई देते हैं। तो सर जब पूरी तरीके से करप्शन और अच्छी मानसिकता के लोग जब सिस्टम में ही नहीं रह रहे हैं, या हैं भी तो वो करने की इच्छुक नहीं है, तो सर देश का सुधार अब कैसे होगा? अब सॉल्यूशन दीजिए। देखो, अब जो प्रॉब्लम इतनी हो गई है, जिससे कि हमारे मुल्क में जो पायरेटी के लिए रोज इन्होंने कर दिया हिंदुत्व, और ये मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सब लोग
अमीर बने। और अमीर तब बन सकते हैं क्योंकि सबको, आदमियों को, जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जो अपना पुरानी बिल्डिंगें बनी है 100 साल की कट्टी जुड़ी हुई, सबको तोड़ के उनका नक्शा प्रोवाइड कर दे, सिर्फ नक्शा टाउन प्लानर दे कि टावर, ऐसे टावर बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, बीच गार्डन, फूल, सड़कें, चौड़ी गलियां, और रोड पे पूरी पूरी माले बनाओ ताकि जगह का रेट भी गिर जाए, और जिसको जितनी जगह फ्री में मिलेगी जहां को रहता है उसका वो करोड़ों रुपए का मालिक बन जाएगा। जब तक ये नहीं करोगे देश में सुधार नहीं आने मैं वाला। बिल्कुल इसमें जोड़ देता हूँ सर, वर्षों से लिखते हैं और मुझे यकीन है कि दिल्ली में जो मास्टर प्लान को कार्यान्वित करना था तो सर की चिट्ठी जरूर पहुंची होगी और मास्टर प्लान में कई सारे इनके आइडियाज भी लिए होंगे। मगर मास्टर प्लान 2021 को जब मैंने स्टडी किया और उसके बाद मेरे को थोड़ी पॉजिटिविटी लगी, उसके बाद पुनः उसको 2041 कर दिया, 20 साल का गैप दे दिया गया। टाउन प्लानर की सर बात कर रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, बहुत किस्म भिन्न भिन्न प्रकार की जगहें दिल्ली में आपको मिलेंगी। उसके ऊपर डेवलपमेंट के बिल्कुल सीक्वेंस इन्होंने बना रखा है, चाहे प्लानिंग हो रखी है, मास्टर प्लान 2041 दैट इज कॉल्ड। बट उसके बावजूद उसके ऊपर सही तरीके से कार्यान्वित करना है या प्रोसेस करना है, प्रोसेस के तहत कई सारे डेमोलेशन होंगे, रोड चौड़ीकरण के लिए अगर सर वो होगा तभी तो। नियत में जब खोट है 20-20 साल सर एक्सटेंड करना है कि बड़े मास्टर प्लान को, ये कहां तक दिल्ली को आगे लेकर के जाएगा? ये सब नेताओं की बेईमानी है, ये चाहते ही नहीं है काम करना, डेवलप करना। नहीं तो जो सारा सिंगापुर है 4 साल में बना था, 1982 में शुरू हुआ था, 1986 में कंप्लीट हो गया था पूरा शहर। मैं वहां पर उन दिनों में 8 महीने जाता था, 4 बारी, एक बारी नहीं, 1 महीने में 4 बारी। तो ये तो बेईमान है, मेरे को दे दो, चलो मैं जौन सा एरिया कहते हो मैं बनवाता हूँ, तो ज्यादा 24 महीने में, तो सारे दिल्ली में 24 महीने बन जाएगा, आप पैसे दो, पैसे मत दो, सिर्फ नक्शे दे दो और अथॉरिटी दे दो, हम कर लेंगे जी। सर आप नहीं करो, करना देना चाहते तो वो तो बात ही अलग है ना। 20-20 साल जब सर एक्सटेंड होगा, दिल्ली में रहते हैं हम, ये कोई पहली बार थोड़ी कर रहा है 20 साल, 1965 से कर रहे हैं 20 साल। ना कोई काम करना चाहता है, ना होगा आम, ना मिलेगी गुठली, ये तो वही काम है, लूटने सारी। अगर मास्टर प्लान आप स्टडी अपना लूटने के लिए, करप्शन के लिए तो हर रोज पैसे लेते हैं। आप देख लो, इस जो काम नहीं होता, नई बिल्डिंग बनती है, करप्शन की होती है, पैसे, और वो बिल्डिंगें बन जाती है जहां जहां पर पैसे दिए। अभी आप मेरे पास देखो, इतना बड़ा करप्ट मुल्क, डीडीए का चेयरमैन एलजी और मंत्री पीयूष गोयल, या जो भी पहले था, वो क्या नाम है सरदार जी का, हरदीप सिंह पुरी, कम से कम 1000 चिट्ठी लिखी है कि B18 ओखला फेज 1 RTA के मुताबिक 1 एकड़ का प्लाट था और उसमें 1 एकड़ बिल्डिंग बन रही थी, और वो बिल्डिंग बन गई 1.8 एकड़, और 1000 चिट्ठी RTA देने के बाद कोई उसकी इंक्वायरी नहीं करता। वो कहता मैंने सबको खरीद लिया, रिश्वत बता, आपसे बड़ी रिश्वत है, आप कुछ नहीं हो। और ये इंसानियत है, सारे मर गए, कोई देखना ही नहीं चाहता। डीडीए वाला चेयरमैन नहीं देखता, एलजी कहता मैं नहीं देखता, मिनिस्टर बोलता मैं नहीं देखता, सबने पैसे ले लिए, एक बिल्डिंग अनऑथराइज, लाओ मिस्टर योगी को ले आओ दिल्ली में, मैं 1 घंटे में ये बिल्डिंग तुड़वा दूंगा, वो सुन लेगा। दिल्ली क्या, सारे हिंदुस्तान में योगी जैसे मंत्री चाहिए, ये ऐसे मंत्री चाहिए आए डंडे लेकर घूमते रहे और शाम को रिश्वत इकट्ठी कर ली, ये मंत्री हैं। तो कुल मिला के नियत साफ होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको जो भी योजनाएं और परियोजनाएं बनी हुई हैं सरकार की ओर से, उसे कार्यान्वित जल्दी से जल्द करा जाए। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, और जिस प्रकार से भारत की राजधानी कहलाती है, आजादी के 78 साल के बाद भी आज दिल्ली की दुर्गति शायद पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और पोल्यूटेड सिटी के नाम पर शायद दूसरे या पहले नंबर पे भी हो सर, मैं कंफर्म कह नहीं सकता, मगर दिल्ली एक वर्ल्ड में जाना पहचाना पोल्यूटेड सिटी है। ये शर्म की बात है, और
शायद इस प्रकार से अगर नियत साफ ना हो, भ्रष्टाचार हर विभाग में देखने के लिए मिले, तो मुश्किल भी है कि दिल्ली कभी जिंदगी में बहुत बढ़िया शहर में परिवर्तन हो भी ना। मैं सबसे पहले एलजी को और पुलिस कमिश्नर को हिदायत देता हूँ, शराफत से सारे दिल्ली में जो वीकली बाजार लगते हैं आज के बाद मत लगे, लगाने हैं तो जहां पर पार्क है पार्क के अंदर लगाओ। रोड पे आप लगाओगे तो भगवान सबको ऐसी मार देगा वो जिंदगी में याद नहीं करेंगे। पब्लिक को क्यों तंग करते हो, अपने आप को तंग करो। ये क्या तरीका हुआ, पब्लिक को तंग करते रहो, ये तो शराफत ही नहीं है जी। सड़कों में क्यों नहीं, कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगाना देना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, ये तो सर ये जब से दिल्ली बसे यही मॉडल में यहाँ पर बाजारें लगती रही हैं। नहीं, ये और यहाँ पर नहीं, अब ये रिश्वत बंद होगी, इनको बंद करना पड़ेगा। सिस्टम ही क्यों है रोड पे बाजार को लगाना ही और मैं कोर्टों से कहता जो स्टे आर्डर देते थे उन स्टे को बंद करो, और ये जो बाजार लगते हैं इसके लिए सुओ मोटो एक्शन लेके और इनके ऊपर बैन करो अगर आपके अंदर जरा भी देशभक्ति है। तो देख सकते हैं बब्बर जी हमारे साथ आज मौजूद रहे इस खास डिस्कशन में। आने वाले दिनों में और भी आपको इसी प्रकार से अपडेट के साथ अवगत करते रहेंगे। चलो देश को सुधारे, ये जो YouTube चैनल है इसको एक बार लाइक करें, शेयर करें जबरदस्त तरीके से, और लोगों को पहुंचाए ताकि केदारनाथ बब्बर जी के आइडियाज और जो वो सोचते हैं और समझते हैं आप लोगों को पता भी चलेगा और अच्छा डेवलपमेंट होगा देश और दुनिया के लिए। अच्छा जी हाँ, एक और बड़ा मुद्दा तो रह ही गया। बड़ा मुद्दा ये है, टीवी चैनल्स आप लोगों ने खूब सारे देखे होंगे। ये टीवी चैनल आप यूट्यूब में भी देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स में भी देखते हैं। यहाँ पर एक विचारधाराओं की जो बात है, सर हमेशा एक अलग एंगल से बात करते हैं टीवी एंकरों के बारे में। टीवी एंकर्स बड़े बड़े चैनल से नाम ही किसका क्यों लेना है, मैं सबको क्या इनके जो टीवी चैनल वाले भी बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल बहुत ही निकम्मे हैं। मैं थक गया उनको लिख लिख के कि आप मेरी लेटर पढ़ो और इसके ऊपर अमल करो, क्योंकि रोज मर्डर होते हैं, रोज रेप्स होते हैं, और अपना चाकूबाजी। अरे कोई इसका रास्ता बताओ कि ये मत लोग करें। लोगों को समझाओ कि भाई साहब चाकू मारोगे तो आप जेल में ऐसे जाओगे, उसकी जेल की फोटो दिखाओ, इतने साल दिखाओ, ताकि किसी को डर तो आए। आप तो उस चाकूबाज का ऐसा करते हो जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, इतनी उसकी पब्लिसिटी करते हो। ये अभी रेप हुई है, क्या आग लग गई सारे हिंदुस्तान में, शोर डाल दिया। अरे तुम उसका ज्यादा बहुत अच्छे थे तो कहते गोली मारो जी ऑन द स्पॉट। ये तो हुई बात, ये कोई बात थोड़ी है कि आप सारे हिंदुस्तान में रोज कोशिश कर रहे हो कि लोग अपना गाड़ी रोके, कारें रोके, ट्रक रोके, ट्रेनें रोके। ये कोई तकलीफ थोड़ी है। डिजाइन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर चेंज। ये जो जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर रिश्वतखोरी, हाँ जी चला लेंगे, देख लेंगे, लारा लप्पा करके चलाना है, इसी वजह से एक छोटा सा एक बंदा और एक बड़ा क्राइम करके वो सबको नचा रहा। पूरे देश में आज आंदोलन की स्थिति बन चुकी है। उसको ठिकाने लगाने में या उसको पकड़ के जेल में डालने में फास्ट ट्रैक में नियम होते के साथ ये चीज नहीं हो पा रही है। यहाँ पे जलजला एकदम आग जल रही है, दंगा हो रहा है, फंसे तो ये क्या मतलब सर, एक छोटे से क्रिमिनल को हैंडल करना आज लॉ एंड ऑर्डर के लिए नाक में दम हो रखा है। ये सब जो टीवी चैनल में देखते सीधा सवाल और उधर उधर की बातें करते सब झूठ है। सीधा सवाल ये है, इनको जो प्रॉब्लम आती है उसका हल भी बताएं, और सारे हिंदुस्तान में सलाम है। इस सलाम के लिए इसका गवर्नमेंट के पीछे पड़े, उनसे पूछे भैया तुमने क्या काम करना है, जितने MP हैं उनको बोलो अपना प्रोजेक्ट बताओ, तभी तो देश बनेगा। आपको क्या लगता है, वो लोग बिके हुए हैं या उनके इशारे में चलते हैं तभी इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं? देखो मैं जहां तक समझता सारा सरकारी मतलब एक किस्म का सारे टीवी चैनल बिके हुए हैं। आपको हैरानगी होगी, दिल्ली पंजाब का और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐड आते थे डेली। मैंने 8 दिन पहले लेटर लिखी है, क्योंकि 50% में रिश्वत मिलती है वापस, जितने का बिल बनता है, क्योंकि हम भी लेते रहते थे। तो अब पता लगा, तुमको मैंने समझाया, तो सबके एकदम ऐड बंद हो गया।
ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही है, ना तो पंजाब गवर्नमेंट की आ रही है। हम्म। देखो कितनी इंसान बेगारत दुनिया हो गई है। अबे लूटना, देश को मत लूटो, अपने आप को लुटा रहे हो। जब मरने जाओगे एक नया पैसा लेके नहीं जाओगे। नहीं, ये तो घोर कलयुग है, इसी के चपेट में और कोई है। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी आपदा हुई है। भगवान और ये कहता और भी होंगे जब तक भगवान नहीं कहता सुधार बचो, करते। नहीं तो मरोगे। कुछ काम अच्छे करो, ये कर्म सब जो भी आता है पार्लियामेंट में, उसको शर्म आनी चाहिए, वो कर्म करने आना चाहिए, ना कि लूटने के लिए आना चाहिए। ये मेरी सबसे विनती है। मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर रहा, लेकिन मैं सच्चाई बोलता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मरने से पहले। जय हिंद।